हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। डेविल्स लिटिल प्रिंसेस पार्ट 5 चैप्टर 41 3 महीने का बच्चा। कार स्टार्ट हो रफ्तार से गाड़ियों से भरे रास्ते में भी भागे जा रहा था। तभी अक्ष अपने कोल्ड आवाज में बोला, कहा था ना उससे दूर रहना, मेरा बात तुम्हें समझ नहीं आता है। अक्ष के कोल्ड आवाज को सुन कार का माहौल बहुत डरवाना हो चुका था। साथ ही सीरत के साथ साथ रोबिन और ड्राइवर का भी डर से बुरा हाल हुए था। पर सीरत कुछ न कह बस शांत बैठी रही। तभी अक्ष अपने लाल शैतानी आंखों से गुस्से में सीरत के तरफ देख उसके बाजू को मजबूती से पकड़ अपने तरफ खींच बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो? सीरत अपने नम आंखों से अक्ष की तरफ देख बोली, कैसे दूर रहूं उससे, उसके अलावा कोई नहीं बचा है इस दुनिया में जो मेरा अपना हो। सीरत डर से दीवार में चिपकी हुई थी। तभी अक्ष उसके करीब जा दीवार पर अपने होंठ जोर से मार बोला, किटन, मैं अपने बात को बार बार नहीं दोहरा सकता हूं। इतना कह उसके होंठ को पकड़ अपने साथ बाथरूम जबरदस्ती ले जा सवार ऑन कर उसे खड़ा कर उसके शरीर को अपने होंठ से रगड़ते हुए बोला, तुम्हारे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है, कैसे उसने तुम्हें छू दिया? अक्ष के ऐसे उसके शरीर पर कस कस के उसके होंठ रगड़ने से सीरत का जिस्म लाल होता जा रहा था। सीरत के आंखों से आंसू बहने लगा। तभी अक्ष उसके गाल को कसके पकड़ बोला, ये आंसू उसके लिए बहा रही हो? सीरत के ये आंसू अबीर के लिए नहीं थे, बल्कि अक्ष के क्रूर बर्ताव के कारण उसके आंखों से आंसू बह रहा था। अक्ष उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को क्रूरता से चूसने लगा। साथ ही वो अपने दांत से उसके नर्म होंठों को काटने के साथ साथ उसके होंठों को खींच रहा था। सीरत के नर्म होंठों से खून बहने लगा, पर अक्ष का क्रूरता कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सावर में भीगते हुए उसके जिस्म को रगड़ने के साथ साथ क्रूरता से चूमने के बाद उससे दूर हो उसके चेहरे को अक्ष देखते हुए सवार बंद कर उसके कमर पर अपने होंठ घुमा अपने करीब खींच बोला, चाहे मैं तुमसे बोर हो जाऊं, पर मैं फिर भी तुम्हें कभी किसी का नहीं होने दूंगा, खासकर उस अबीर का तो बिल्कुल नहीं। इतना कह अपने जिस्म से गिला कपड़ा निकाल, सीरत के शरीर से भी उसका गिला कपड़ा निकाल उसे अपने बाहों में उठा कमरे में ले जा बेड पर पटक दिया। तो सीरत रोते हुए बोली, प्लीज अक्ष आज नहीं। पर अक्ष कहाँ रुकने वाला था। वो उसके ऊपर आ उसके होंठों को फिर से क्रूरता से चूमते हुए उसके बदन पर अपने होंठ को फेरने लगा। धीरे धीरे उसके होंठों को चूमने के बाद वो उसके शरीर को चूमते हुए अपने दांत से काटते हुए निशान भी बनाए जा रहा था। उसके पूरे शरीर को चूमने के बाद उसके शरीर में वो एंटर किया ही था कि तभी सीरत बेहोश हो गई। जैसे ही वो बेहोश हुई अक्ष के चेहरे से गुस्सा दूर हो गया और उसके चेहरे पर चिंता के भाव छा गए। वो सीरत को हिलाया, उसके चेहरे पर पानी छिड़का, पर उसे होश नहीं आया। तभी अक्ष ने देखा सीरत के वेजाइनल से ब्लीडिंग हो रहा है। ये देख अक्ष घबरा चुका था। वो जल्दी से आनंद को कॉल कर बुला लिया, फिर सीरत को उसके कपड़े पहना, ब्लड को साफ कर दिया। वही आनंद हॉस्पिटल से किसी को सारा इक्विपमेंट ले अक्ष का लोकेशन भेज उसे वहां आने का ऑर्डर दे दिया। करीबन 10 मिनट में ही आनंद और उसकी हॉस्पिटल की एक नर्स वहां पहुंच गई। वो दोनों अंदर आए तो सर्वेंट उसे अक्ष के रूम ले गया। कमरे के अंदर जा आनंद सीरत का चेकअप करने लगा। चेकअप करते वक्त उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ कई भाव छा गए। आनंद के एक्सप्रेशन को देख अक्ष का दिल घबराने लगा। वो अपने घबराए हुए आवाज में पूछा, क्या हुआ सीरत को? आनंद सीरत को इंजेक्शन लगा, बोला, बाहर चल बात करते हैं। अक्ष से ये कहना को सीरत का ध्यान रखने का बोल, साथ ही उससे होश आया तो इन्फॉर्म करे। इतना कह अक्ष के साथ कमरे से बाहर निकल गया। वही घर में अभी उसका भाई नकुल और रूहानी भी नहीं थे। अक्ष आनंद दोनों अक्ष के स्टडी रूम चले गए। अक्ष अपने चिंता से भरे नजर से आनंद को देख रहा था। वही अंदर अपने उदासी से भरे आवाज में बोला, अक्ष, वो अभी सिर्फ 18 या 19 साल की बच्ची है और तुमने उस बच्ची को फिजिकली इतना टॉर्चर किया है कि तुम्हारा 3 महीने का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। ये सुन अक्ष के होश उड़ गए। वो उसे हैरानी से देखते हुए बोला, बच्चा, पर मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं अपने ही बच्चे को मरने कैसे देता। अक्ष को अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही आनंद बोल पड़ा, जो हुआ अक्ष उसे तुम बदल नहीं सकते हो और अब उस बच्ची के साथ बुरा करना बंद करो और हो सके तो उसे उसके मिसकैरेज के बारे में पता नहीं लगने देना, क्योंकि वो अभी बहुत वीक है, शायद सह ना सके, और हो सके तो अब उसे प्यार दो, उसे प्यार का बहुत जरूरत है। अक्ष चुपचाप आनंद का बात सुनता रहा। उसे अभी बस अपने आप से घृणा महसूस हो रहा था। सीरत के बाप ने तो अपने पराये का जान लिया था, पर वो तो अपने ही बच्चे जान ले लिया।
कुछ वक्त बाद दोनों बातें करने के बाद कमरे में जाके के लिए खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ कमरे में सीरत को होश आ गया था। उसे अपने पेट पूरे शरीर में बेहद दर्द होने लगा। वो दर्द से करहती हुई बेड से उठने ही वाली थी कि तभी नज उसे उठने से मना करते हुए बोल पड़ी, आप बेड से उठिए मत, आपका मिसकैरेज हुआ है, अभी आपको अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना होगा। मिसकैरेज? ये सुन सीरत हैरान हो गई। उसने धीरे से कहा, मिसकैरेज? पर इतना कह रुक गई। तब नज उसके रिएक्शन को देख बोली, हाँ मिसकैरेज, आपके प्रेगनेंसी को 3 महीना हो चुका था। ये सुन सीरत के आंखों से आंसू बहने लगा। वो खुद में ही बोली, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला। इतना कहते ही वो सिसक सिसक कर रोने लगी। रोते हुए ही उसने फिर कहा, मेरा बच्चा सिर्फ अक्ष के वजह से मरा है। इतना कह रोते हुए वो खड़ी हो गई तो उससे अपने नजरों के सामने अंधकार नजर आने लगा। फिर भी वो अपने कदम आगे बढ़ाई हो थी कि तभी उसकी आंखें बंद हो गई और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी। तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। अक्ष अपने बाहों में सीरत को पकड़े उसका नाम लिया, सीरत, सीरत। अक्ष का आवाज सुन सीरत का आंख खुला। अपने आप को अक्ष के बाहों में समाया देख सीरत उससे दूर हो उसे खुद से दूर धकेल चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। इतना कह वो जमीन पर बैठ फुट फुट कर रोने लगी। वहीं नज और आनंद भी मौजूद थे। आनंद नज की तरफ अपने कठोरता से भरे नजर से देख उसे कमरे से बाहर चलने को बोला। आनंद के गुस्से को देख नज समझ गई याने जरूर कुछ गलत किया है। दोनों कमरे से बाहर जाने लगे। वही अक्ष उसके करीब जा उसके बाजू पर अपना होंठ रखा ही था कि तभी सीरत फिर उसे खुद से दूर धकेल बोली, दूर रहो मुझसे। तभी अक्ष उससे अपने उदासी से भरे आवाज में पछतावा से बोल पड़ा, सीरत, मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। अक्ष के बातों को सुन अपने घृणा से भरे नजर से अक्ष को देख वो जैसे ही खड़ी हुई उसे अपने पेट में तेज दर्द उठा तो अक्ष झट से खड़ा हो उसे पकड़ लिया। तभी सीरत उसे खुद से दूर कर जाने लगी तो अक्ष उसके होंठ को पकड़ पूछा, कहाँ जा रही हो सीरत? सीरत उसे अपने गुस्से से भरे नजर से देख बोली, तुमसे दूर। इतना कह अपने होंठ को छुड़ा वो फिर आगे बढ़ने लगी। तभी अक्ष उसे फिर पकड़ अपने बाहों में उठा लिया तो सीरत उसके बाहों में छटपटाते जाए बोली, मेरे बच्चे को मुझसे छीनकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला है। अक्ष कुछ न कह उसे बस बेड पर ले जा बिस्तर पर रख बोला, मुझसे दूर जाने के लिए तुम्हें यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है किटन, मैं ही जा रहा हूं। इतना कह अक्ष कमरे से बाहर जाने लगा। वही डॉक्टर आनंद नाज को डांटने के बाद मुड़ा ही था कि उसने देखा अक्ष कमरे से बाहर निकल गया है तो वो अक्ष के पास चला गया। वही कमरे में सीरत बिस्तर पर लेटी अपने आंखों पर अपने होंठ को रख फुट फुट कर रोई जा रही थी। भले उसे इस बात का पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, पर फिर भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था उसे जैसे उसके जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। वही अक्ष बिना कुछ बोले बस चले जा रहा था। हॉल में आने ये बाद उसने आरती को सीरत का ध्यान रखना जा बोल मेंशन से बाहर निकल गया। उसके साथ आनंद भी बाहर निकल उसके साथ हो कार में बैठ निकल गया। वही कमरे में सीरत फुटफिट कर अब भी रोई जा रही थी। तभी आरती कमरे के अंदर गई तो देखा सीरत सिसक सिसक कर रोई जा रही है। सीरत को रोता देख आरती को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने मन में ही बोली, क्यों भगवान इस बच्ची को इतना कष्ट दे रहे हैं। इतना कह वो अंदर जा सीरत के बगल में बैठ उसके सिर पर अपने होंठ को रखी तो सीरत अपने आंखों से अपना होंठ हटा आरती को देखी तो उठकर बैठ झट से आरती को गले से लगा बोली, आंटी मैं मां बनने वाली थी। इतना कह वो रोते हुए सिसकियां कार आगे बोली, पर मेरा बच्चा मर गया। इति कह वो फुटफिट कर आरती से गले मिले ही रोने लगी। तभी आरती उसके बाल को प्यार से सहलाने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो चुका था। सीरत सर्वेंट क्वार्टर में बेड पर बैठे अब भी रोई जा रही थी। तभी आरती उसके लिए खाना ले आई, पर खाने के तरफ सीरत ने देखा तक भी नहीं। खाना तो बहुत दूर की बात है। सीरत को ना खाता देख आरती अपना पूरा कोशिश करने लगी अपने बातों से ताकि सीरत थोड़ा ही पर कुछ खा ले, पर सीरत खाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में आरती ने भी फिर उसे फोर्स नहीं किया। रात का 1 बज चुका था। रोते रोते ही सीरत का आंख लग गया। तभी सर्वेंट रूम का दरवाजा खुला। अक्ष अंदर आ दरवाजे को बंद कर बेड की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के खुलने के आवाज से ही सीरत का नींद खुल गया था कर वो अपने आंखों को खोली नहीं।
वही अक्ष धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। सीरत के इस पास जा उसके बगल में लेट उसे अपने बाहों में भर लिया। अक्ष के ऐसा करने से सीरत का दिल धक धक करने लगा। तभी उसे शराब का महक आने लगा। शराब के स्मेल से ही उसके पीने का क्वांटिटी कोई भी भाप सकता था। आज अक्ष ने अपने लिमिट से को गुना ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। वो सीरत को अपने बाहों में लिए प्यार से बोला, सॉरी किटन, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है, पर मैं कभी अपने ही बच्चे को नहीं मार सकता। मुझे कैसे पता चलता तुम प्रेग्नेंट हो। इतना कह पहली बार अक्ष जैसे कुरूल भावहीन इंसान के आंखों से आंसू निकल सीरत के जिस्म को छूने लगा। जैसे ही अक्ष से आंसू उसके जिस्म को छुआ, सीरत का दिल झंझोड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था अक्ष जैसा ईशान तो भी सकता है। चैप्टर 42 सीरत का बेहोश होना। रात का 1 बज चुका था। रोते रोते ही सीरत का आंख लग गया। तभी सर्वेंट रूम का दरवाजा खुला। अक्ष अंदर आ दरवाजे को बंद कर बेड की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के खुलने के आवाज से ही सीरत का नींद खुल गया था, पर वो अपने आंखों को खोली नहीं। वही अक्ष धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। सीरत के पास जा उसके बगल में ही लेट उसे अपने बाहों में भर लिया। अक्ष के ऐसा करने से सीरत का दिल धक धक करने लगा। तभी उसे शराब का महक आने लगा। शराब के महक से ही उसके पीने का क्वांटिटी कोई भी भाप सकता था। आज अक्ष ने अपने लिमिट से कई गुना ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। वो सीरत को अपने बाहों में लिए प्यार से बोला, सॉरी किटन, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है, पर मैं कभी भी अपने ही बच्चे को नहीं मार सकता हूँ। मुझे कैसे पता चलता तुम प्रेग्नेंट हो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इतना कह पहली बार अक्ष जैसे कुरूल भावहीन इंसान के आंखों से आंसू निकल सीरत के जिस्म को छूने लगा। जैसे ही अक्ष का आंसू उसके जिस्म को छुआ, सीरत का दिल झंझोड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था अक्ष जैसा ईशान भी रो सकता है। पर सीरत ने अपने आंखों को नहीं खोला। वही अक्ष अब भी उसके करीब लेटा उसे अपने बाहों में भर हुए ही बोले जा रहा था, मेरा नफरत, मेरे बच्चे को ही मुझसे दूर कर दिया। हर एक शब्द बोलते हुए अक्ष के आंसू निकल सीरत के जिस्म में गिरे जा रहा था। ये रात धीरे धीरे ऐसे ही बीतने लगा। अक्ष उसे अपने बाहों में ही जकड़ा हुआ था और सीरत उसके बाहों में ही सो चुकी थी। सुबह का वक्त हो गया। जैसे ही सूरज की रोशनी सीरत के आंखों पर पड़ा तो सीरत का आंख खुल गया। तभी वो अपने आंखों को खोली तो देखी अक्ष उसके साथ नहीं है। वो उठकर बैठी गई थी, पर बेड से उतरने तक का भी हिम्मत उसके अंदर नहीं बचा था। वो बस अपने बच्चे को याद करते ही फिर से रोने लगी। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, पर सीरत ने कोई जवाब ना दे बस रोई जा रही थी। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी रूहानी, जो अभी अभी ही नकुल के साथ मेंशन आई थी, उसे जब पता चला तो वो भागते हुए सीरत के कमरे के पास आई। जब सीरत कोई जवाब नहीं दी तो उसे बस सीरत के रोने का आवाज सुनाई दिया। तो वो दरवाजा खोल अंदर सीरत के पास चली गई। सीरत अपने सिर को अपने दोनों पैरों के अंदर किए रोई जा रही थी। तो रूहानी उसके पास बैठ उसके सिर पर अपना हाथ रखी। तभी सीरत अपने सिर को ऊपर कर रूहानी के तरफ देखी। सीरत के नम आंखों को देख रूहानी उसे अपने गले से जा लगा ली। रूहानी को जब सीरत के मिसकैरेज के बारे में पता चला था तो वो नकुल के साथ मेंशन आ गई थी। वो कुछ दिनों के लिए नकुल के साथ किसी काम के सिलसिले से बाहर गई हुई थी। अगर रूहानी को पता होता ऐसा कुछ होगा तो वो कभी नकुल के साथ जाने को नहीं मानती। सीरत रूहानी को कसके पकड़े रोई जा रही थी। सीरत रोते हुए ही बार बार अपने बच्चे के ना होने का बात बोले जा रही थी। सीरत को ऐसे रोता देख रूहानी के आंखों से भी आंसू का रेत गिरने लगा। सीरत का हालत को देख रूहानी अपने अक्ष भाई, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, पर आज उसे अपने अक्ष भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही रोते रोते सीरत उसके गले से लगे ही बेहोश हो गई। उसके रोने की सिसकियां जब रूहानी को आना बंद हो गया तो रूहानी उसे खुद से अलग कर देखी। उसे बेहोश देख रूहानी परेशान हो चुकी थी। वो उसे बहुत होश में लाने की कोशिश की, पर वो होश में नहीं आई। तो फिर रूहानी उसे बिस्तर पर लेटा भागते हुए बाहर गई। नकुल अक्ष एक साथ थे। उसे घबराया हुआ आता देख नकुल पूछने ही वाला था, पर रूहानी रोते हुए ही बोल पड़ी, सीरत रोते रोते बेहोश हो गई है। ये सुन अक्ष भागते हुए सीरत के पास गया। वही उसके साथ रूहानी भी चली गई। दूसरी तरफ नकुल आनंद को कॉल कर बुला लिए। फिर वो खुद भी फोन कट कर सीरत के पास गया। जब उसने सीरत का हालत देखा तो उसे पहली बार सीरत के लिए बहुत बुरा के साथ साथ दया भी आ रहा था। कुछ ही वक्त के बाद डॉक्टर आनंद आ सीरत को चेक कर बोला, ये अभी बहुत वील है, साथ ही डिप्रेस भी, हो सके तो सब इसे खुश रखने का कोशिश करो।
उसने ये कह अक्ष की तरफ देखा। अक्ष अपने चेहरे को झुकाए खड़ा था। आनंद के बातों को सुन वो कमरे से बाहर चला गया। उसे बाहर जाता देख आनंद भी उठ बाहर अक्ष के पास चला गया। तभी रूहानी बोल पड़ी, इस बार अक्ष भैया ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। ये सुन नकुल रूहानी की तरफ देखा। उसे भी सीरत के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर उसके नज़र में उसका भाई कभी गलत नहीं हो सकता था। वो गुस्से में रूहानी से बोला, रूहानी सीरत के साथ गलत हुआ है पर अक्ष भैया भी पूरे गलत नहीं है। उन्हें पता होता अगर सीरत प्रेग्नेंट है तो भैया ऐसा कुछ करते ही नहीं। इतना कह वो गुस्से में वहां से चला गया। वही रूहानी सीरत के पास जा बैठ उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी। दूसरी तरफ पोस्टपोन हुआ सिंगिंग का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। जज के रूप में 3 बड़े सिंगर थे, इवान, रिधिमा और इवान का राइवल चिराग। ये सिंगिंग कंपटीशन भले अच्छे सिंगर को ढूंढने के लिए रखा गया था, पर इवान और चिराग के बीच अब भी एक दूसरे के प्रति ही सिर्फ कंपटीशन था। इस सिंगिंग के कंपटीशन का जज बनने में ना ही इवान इंटरेस्टेड था ना ही चिराग, पर एक दूसरे से कंपटीशन करने का मौका दोनों में से कोई भी अपने होंठ से जाने नहीं दे सकता था। चैप्टर 43 सीरत को जाने देना। दूसरी तरफ पोस्टपोन हुआ सिंगिंग का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। जज के रूप में 3 बड़े सिंगर थे, इवान, रिधिमा और इवान का राइवल चिराग। ये सिंगिंग कंपटीशन भले अच्छे सिंगर को ढूंढने के लिए रखा गया था, पर इवान और चिराग के बीच अब भी एक दूसरे के प्रति ही सिर्फ कंपटीशन था। इस सिंगिंग के कंपटीशन का जज बनने में ना ही इवान इंटरेस्टेड था ना ही चिराग, पर एक दूसरे से कंपटीशन करने का मौका दोनों में से कोई भी अपने होंठ से जाने नहीं दे सकता था। कंपटीशन के लिए पूरा इंडिया फॉर्म भरने लगा। वहीं मुंबई में रहने वाली बेहद खूबसूरत लड़की, जिसके लंबे खूबसूरत बाल थे, चेहरा दूध की तरह पूरा सफेद था और उसके होंठ हल्की लाइट पिंक रंग में थी। वो दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी, उसे एक बार कोई देख ले तो बस देखता ही रह जाए। मुंबई के कॉलेज में वो लड़की बड़े से क्लास के अंदर पियानो के पास बैठी अपने उंगलियों को चला रही थी। तभी उसके करीब एक आदमी आ उसके होंठ पर अपने हथेलियों को फेरा तो लड़की घबराकर बोली, कौन है, मुझसे दूर रहो। पर आदमी ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे छुए जा रहा था। वही लड़की पूरी घबरा चुकी थी। वो घबराते हुए अपने होंठ को इधर उधर फेरने लगी ताकि उसके होंठ में कुछ आ जाए और वो उस पर हमला कर सके, पर उसके होंठ कुछ नहीं आ रहा था। वही वो आदमी उसे जबरदस्ती किस करने का कोशिश कर रहा था। तभी उस क्लास का दरवाजा खुला और क्यूट सी दिखने वाली लड़की अंदर का नजारा देखी। वही आदमी उसे आता देख लड़की से दूर हो गया और हिचकिचाते हुए पूछा, तुम अंदर कैसे आए? ये सुन लड़की बोल पड़ी, भूल गए क्या, मेरे पास एक्स्ट्रा की है। वो लड़की म्यूजिक ग्रुप की लीडर थी। अब आदमी के माथे से पसीना आने लगा। तभी वो आदमी उसके पास जाते हुए बोला, देखो, इस अंधी लड़की का कुछ नहीं हो सकता है, पर तुम्हें पता है मेरा कॉन्टैक्ट कितना बड़ा है, मैं तुम्हें स्टार बना सकता हूँ। ये सुन लड़की, जो अपना फोन में वीडियो ऑन कर चुपके से लाइव वीडियो बना पूरे कॉलेज को दिखा रही थी इस आदमी का असलियत। वीडियो देख सभी स्टूडेंट, साथ ही वही लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पूरा स्टूडेंट जमा हो गया। वो आदमी और कोई नहीं सिंगर टीचर था। उसका कॉन्टैक्ट बड़ा था पर उसका कर्तव्य गिरा हुआ था। कॉलेज वाले उसे इस कॉलेज से निकाले या ना निकाले, स्टूडेंट्स जरूर निकाल देंगे। सभी स्टूडेंट्स मिलकर उस टीचर को मारने लगे। वही लड़की उस पियानो बजा रही लड़कों के पास जा जैसे ही अपने होंठ को लड़की के कंधे पर रखी तो पियानो वाली लड़की घबरा गई। तभी वो लड़की बोल पड़ी, यार मैं हूं। ये सुन लड़की के जान में जान आया। तभी उसके आंखों से आंसू गिरने लगा और वो रोते हुए बोली, अगर मेरे आंखों का रोशनी होता तो ये सब नहीं हुआ होता मेरे साथ। ये सुन लड़की उसे अपने गले से लगा ली। वही दूसरी तरफ सीरत को होश आया तो वो अपने रूम में रूहानी को देखी। सीरत को संभालते संभालते रूहानी सो चुकी थी। उसे सोया देख शांति से उठ सीरत कमरे से बाहर निकल जाने लगी। वही अक्ष, जो अपने घर के सीसीटीवी कैमरा को अपने फोन में कनेक्ट करवा हर वक्त सीरत पर नजर रखता था, वो सीरत को जाता देखने के बाद भी उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि उसे जाने दिया जहां वो जाना चाहती थी। तभी अक्ष का दोस्त उससे पूछ पड़ा, तुम सीरत को जाने क्यों दे रहे हो? मुझे पता है तुम उससे बहुत प्यार करते हो। ये सुन अक्ष अपने दोस्त की तरफ देखा, फिर उदासी से बोला, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती और अब वो मुझे कभी प्यार करेगी भी नहीं। आखिर में अक्ष अपने जज्बात को समझ गया था, पर बहुत लेट हो चुका था। अब चाह कर भी वो कुछ ठीक नहीं कर सकता था। चैप्टर 44 सीरा के पीछे जाना।
वहीं दूसरी तरफ सीरत को होश आया तो वो अपने रूम में रूहानी को देखी। सीरत को संभालते संभालते रूहानी सो चुकी थी। उसे सोया देख शांति से उठ सीरत कमरे से बाहर निकल जाने लगी। वही अक्ष जो अपने घर के सीसीटीवी कैमरा को अपने फोन में कनेक्ट करवा हर वक्त सीरत पर नजर रखता था, वो सीरत को जाता देखने के बाद भी उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि उसे जाने दिया जहां वो जाना चाहती थी। तभी अक्ष का दोस्त उससे पूछ पड़ा, तुम सीरत को जाने क्यों दे रहे हो? मुझे पता है तुम उससे बहुत प्यार करते हो। ये सुन अक्ष अपने दोस्त की तरफ देखा, फिर उदासी से बोला, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती और अब वो मुझे कभी प्यार करेगी भी नहीं। आखिर में अक्ष अपने जज्बात को समझ गया था, पर बहुत लेट हो चुका था। अब चाह कर भी वो कुछ ठीक नहीं कर सकता था। डॉक्टर और अक्ष दोनों सीरत को जाता देख रहे थे। वही सीरत मेंशन से बाहर निकल गई। सीरत के बाहर निकलते ही अक्ष खड़ा हो वहां से निकल वो भी मेंशन से बाहर जा सीरत के पीछे पीछे जाने लगा। बिना सीरत को इस बात का खबर लगे वो उसके पीछे चल रहा था। वही अक्ष के जाने के बाद डॉक्टर आनंद खुद में ही बोला, ये करने क्या वाला है? मुझे पता है अक्ष सीरत को कभी खुद से दूर तो जाने नहीं देगा, तो फिर क्या करने वाला है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह। खुद में सवाल कर वो भी खड़ा हो बाहर गया था। वो जैसे ही हॉल में आया मोक्ष से मुलाकात हो गया। मोक्ष आनंद के तरफ देख पूछा, अक्ष भैया कहाँ है? सीरत के पीछे कहीं गया है। ये सुन मोक्ष के चेहरे पर अपने भाई के लिए चिंता छा गया। तभी आनंद पूछ पड़ा, तुम यहाँ? तुम्हारा तो शूटिंग था ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सवाल सुन मोक्ष आनंद की तरफ देख बोला, मेरे फैमिली के बाद मेरा काम आता है। कुछ भी हो, पांचों भाई कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, पर एक दूसरे के लिए सभी के मन में बहुत प्यार भरा था। तभी आनंद मोक्ष के कंधे पर अपना हाथ रख बोला, हो सके तो अक्ष को सीरत से दूर रखो। डॉक्टर आनंद सीरत का क्रिटिकल कंडीशन भी समझ रहा था, साथ ही अक्ष का जुनूनियत वाला प्यार भी। इस प्यार में सीरत कभी खुश नहीं रह पाएगी और उसे खुश ना देख अक्ष भी पागल होता रहेगा, इसलिए दोनों का अलग होना ही आनंद को सही लग रहा था। अपने बात को कहने के बाद डॉक्टर आनंद अपने हाथ को मोक्ष के कंधे से हटा मेंशन से बाहर जाने लगा। वही मोक्ष को समझ नहीं आ रहा था आखिर आनंद ने ऐसा क्यों बोला। तभी उसे रूहानी के चिल्लाने का आवाज आया तो अपने सोच से बाहर आ मोक्ष रूहानी के आवाज की तरफ बढ़ गया। रूहानी सर्वेंट रूम से भागते हुए बाहर आ मोक्ष से टकरा गई। तभी मोक्ष उसे संभाला, फिर पूछ पड़ा, क्या हुआ रूहानी? मोक्ष के सवाल पर रूहानी घबराते हुए बोली, सीरत कमरे में नहीं है। ये सुन मोक्ष को थोड़ा राहत मिला, वो बोल पड़ा, सीरत बाहर गई है। इससे आज वो कुछ कहता रूहानी बोलने लगी, वो बाहर गई है, पर क्यों? उसका तो तबीयत ही थी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई होगी, कैसी? प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे आगे कुछ कहती मोक्ष जोर से चिल्लाया, सेटअप। मोक्ष के गुस्से में चिल्लाने से रूहानी एकदम शांत हो गई। तभी मोक्ष बोल पड़ा, उफ तुम कब से इतना बोलने लगी हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस सवाल पर रूहानी अपने चेहरे को झुका ली। सभी रूहानी के नेचर को बहुत अच्छे से जानते थे। उसे सिर झुकाए देख उसके सिर पर अपने हाथ को रख प्यार से मोक्ष बोला, सीरत के पीछे भैया भी गए हैं और सॉरी मैं तुम पर चिल्लाया। मोक्ष के बातों को सुन रूहानी बोल पड़ी, भैया आप सॉरी मत बोलिए, मैं ही कुछ ज्यादा बोल गई। रूहानी के बातों को सुन मोक्ष अपने हाथ को उसके सिर से हटा जाते हुए बोला, ऐसे ही बोलती रहा करो, ज्यादा चुप नहीं रहना चाहिए। मोक्ष रूहानी को बहन की तरह ही मानता था, पर दोनों के बीच ज्यादा बात कभी नहीं हुआ था। मोक्ष फिर नकुल के कमरे में चला गया। वही दूसरी तरफ सीरत शांत जगह बैठ बस नजारा देखे जा रही थी। वही अक्ष उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा हो उसके दर्द से भरे चेहरे को देखने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। रात का वक्त हो चुका था, पर सीरत वही बैठी रही और अक्ष अभी भी वही खड़ा था। चैप्टर 45 सीरत की जानू कौन है इसका पता चला। मोक्ष रूहानी को बहन की तरह ही मानता था, पर दोनों के बीच ज्यादा बात कभी नहीं हुआ था। मोक्ष फिर नकुल के कमरे में चला गया। वही दूसरी तरफ सीरत शांत जगह बैठ बस नजारा देखे जा रही थी। वही अक्ष उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा हो उसके दर्द से भरे चेहरे को देखने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। रात का वक्त हो चुका था, पर सीरत वही बैठी रही और अक्ष अभी भी वही खड़ा था। सीरत आखिर में खड़ी हो चलने लगी। कुछ दूरी जाने के बाद उसे एक स्टॉल दिखा जहां कुछ लोग खड़े खा रहे थे। सीरत वहां जा स्टॉल वाले सी बोली, भैया क्या आपके पास फोन है? उद्धरण चिन्ह।
ये सवाल सुन आदमी हाँ बोला तो सीरत मासूमियत से उसे देख मांगी, क्या आप मुझे अपने फोन से एक कॉल करने दे सकते हो? ये सुन वो आदमी उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख, साथ ही वहां के लोग भी उसे अजीब तरीके से घूरे। स्टॉल वाला आदमी उसे मना करने का रहा था, तभी आदमी का नजर उसके पीछे खड़े शख्स पर गया जो अपने हाथ में पैसे का गड्डी ले उसे दिखा रहा था। ये देख स्टॉल वाले को समझ आ गया उसे करना क्या है। उसने अपना फोन दे दिया तो सिर्फ थोड़ा दूर जा अपनी दोस्त का नंबर डायल करने लगी। तभी अक्ष उस आदमी को पैसे दे सीरत के पास ही पर उससे थोड़ी दूरी पर जा खड़ा हो गया। वहीं सीरत ने नंबर डायल कर अपने कान से लगाया तो सीरत की दोस्त कुहू नंबर से कॉल आता देख थोड़ी देर तक नंबर देखी, फिर कॉल उठा, बोली हेलो जानू, मुझे अपने घर ले जा सकती है तू? सीरत का उदासी से भरा आवाज सुन कुहू परेशान हो गई। वही अक्ष को अब तक नहीं पता था ये जानू है कौन। जैसे ही सीरत ने जानू बोला तो अक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर वो बस सुन रहा था। वही दूसरी तरफ कुहू उससे पूछ पड़ी, वो है कहाँ? तो सीरत ने उसे लोकेशन बता दिया। लोकेशन जानने के बाद वो आ रही है ये बोल कॉल कट कर कुहू अपने घर से निकल गई। वही सीरत फोन स्टॉल वाले को जा दे सामने बने चबूतरे पर जा बैठ गई। वही अक्ष भी बेसब्री से उसके जानू के आने का इंतजार कर रहा था। उसके सिर पर तो खून सवार था। वही दूसरी तरफ बात कुहू कार को रफ्तार से चलाते हुए आ रही थी। कुछ ही वक्त के बाद वो सीरत के बताए लोकेशन के पास पहुंच गई। लोकेशन के पास आने के बाद वो सीरत को देखे जा रही थी। जब उसे सीरत देखी तो उसके पास कार रोक वो कार से बाहर निकल सीरत के पास गई। जब अक्ष ने देखा ये जानू उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो अक्ष वो दिन याद आने लगा जब कुहू का कॉल जानू नाम से आया था। तो वो ये नाम देख गुस्से में पता नहीं सीरत के कितना बहुत बुरा कर गया था। अब अक्ष को अपने एक एक गलती पर बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था। वही कुही सीरत के पास आई तो सीरत अपने दोस्त की तरफ देखी, फिर खड़ी हो गई। वही सीरत के हालत को देख कुहू को समझ नहीं आ रहा था सीरत के साथ आखिर हुआ क्या। वो उसके पास एक तो सीरत इसके लगे से लग बस रोने लगी। सीरत के ऐसे रोने से कुही उसके बालों को सहलाते हुए चिंता से पूछने लगी, क्या हुआ सीरत, कुछ बता तो सही, तू रो क्यों रही है? तभी सीरत कुहू से दूर हो अपने आंसू पोंछ बोली, मुझे अपने साथ कुछ दिन रहना दे सकती है? सीरत के बातों को सुन उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख प्यार से कुहू बोली, कुछ दिन क्या, तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती है और इसके लिए तुझे मेरा इजाजत लेने का जरूरत नहीं है। जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। ये सुन सीरत को थोड़ा अच्छा लगा। वो अपने होंठों पर मुस्कान ला बोली, चले फिर। कुहू ने हाँ कह दिया। वैसे भी जो हालत सीरत का है उसे देख अभी घर जाना ही ठीक था। कुहू सीरत को अपने साथ अपने कार में ले गई। वही अक्ष रोबिन को कॉल कर अपने कार को मंगवाया। फिर कुछ ही वक्त में रोबिन कार लेकर आ गया तो रोबिन से कार का चाबी ले अक्ष ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर रफ्तार में चलाने लगा। अक्ष के हालत और हरकत से अब रोबिन को अपने बॉस का चिंता हाँ लगा था। रोबिन फिर ऑटो के अपने घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ बड़े से कमरे के अंदर सोफे पर बैठा शख्स अपने फोन को गुस्से में जमीन पर फेंक दिया। तभी रेड कलर का नाइटी पहनी लड़की उसके गुस्से को देख ड्रिंक का बोतल निकाल उसके पास जा उसके लिए ड्रिंक बनाते हुए बोली, जान, गुस्सा करने से क्या होगा? इतना कह उसकी तरफ लड़की ड्रिंक बढ़ाई तो आदमी उसके होंठ को जोर से झटक दिया जिस कारण ड्रिंक फ्लो पर जा गिरा, पर उसे इसका कोई परवाह नहीं था। वो खड़ा हो गुस्से में बोला, इवान, मुझे आगे नहीं जा सकता है। तभी वो लड़की उसके पास फिर आ बोली, तुम बेस्ट हो चिराग, तुम्हारे सामने इवान कुछ भी नहीं है। जब वो लड़की चिराग तारीफ की तो चिराग के चेहरे पर घमंड से भरा मुस्कान छा गया। वो लड़की के तरफ देख अपने होंठ को उसके गर्दन पर रख उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को चूमने लगा। चूमते हुए वो उसके ड्रेस को भी उसके जिस्म से निकाल दिया, फिर अपने कपड़े को भी अपने जिस्म से निकाल लड़की को फिर से चूमते हुए बिस्तर के पास ले जा। चूमते हुए ही दोनों बिस्तर में चले गए। वहीं दूसरी तरफ रोबिन अपने घर पहुंच गया था। वो जब अपने घर के अंदर गया तो देखा उसकी बेटी टीवी के आवाज को बंद कर उदासी से सोफे पर बैठी है। ये देख रोबिन उसके पास जा बैठ गया। चैप्टर 46 अबीर का बेहोश सीरत से सवाल करना। वहीं दूसरी तरफ रोबिन अपने घर पहुंच गया था। वो जब अपने घर के अंदर गया तो देखा उसकी बेटी टीवी के आवाज को बंद कर उदासी से सोफे पर बैठी है। ये देख रोबिन उसके पास जा बैठ गया। अपनी बेटी के पास बैठने के बाद प्यार से पूछा, कुछ हुआ है क्या बेटा? अपने पिता का बात सुन लड़की अपने पिता की तरफ देख बोली, बेस्ट फ्रेंड, आपको याद है मेरी एक फ्रेंड है जो देख नहीं सकती है।
लड़की रोबिन को बेस्ट फ्रेंड इसलिए बुलाती थी क्योंकि रोबिन उसका अपना पिता नहीं था, पर रोबिन उसे अपनी बेटी की हो तरह पाला था। वही लड़की भी उसे अपना पिता ही मानती थी, पर बेस्ट फ्रेंड बोलती थी क्योंकि रोबिन उसके पिता से ज्यादा उसके लिए एक दोस्त था, वो भी ऐसा दोस्त जिसके पास वो कुछ भी कह सकती थी। वही अपनी बेटी को बातों को सुन रोबिन में हाँ कह दिया तो जो आज कॉलेज में हुआ था। लड़की सब कुछ बता दी, साथ ही ये भी बता दी कि उसके दोस्त बहुत अच्छे सिंगर है, साथ ही वो बनना भी चाहती है, बस उसे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। सिंगर को इसे भी बनना था, पर इसका पास एक बेहतरीन सिंगर बनने का बहुत रास्ता था, पर उसकी दोस्त के पास कोई रास्ता नहीं था। रोबिन गहरी सांस भर बोला, जिस कंपटीशन का जज इवान सर है, उसमें तुम और तुम्हारी दोस्त दोनों ही पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर लेती हो? ये सुन लड़की रोबिन के गले से लग बोली, आप तो मेरे हर मसले का हल हो। इतना कह रोबिन से लड़की दूर हो जाती है तो रोबिन उसे फिर सोने जाने को कह देता है। वहीं दूसरी तरफ अक्ष रफ्तार की कार चला रहा था, फिर अचानक से ब्रेक लगा, हाईवे के पास अपने कार को रोक दिया, फिर स्टीयरिंग पर सिर को रख लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था सीरत के बिना वो अपना लाइफ कैसे जिए गए। अब वही सीरत कुहू के साथ उसके घर तो चली गई थी, पर बहुत गुमसुम सी बैठी थी। तभी कुहू उसके लिए जूस ला उसके तरफ बढ़ाई, पर सीरत का तो ध्यान ही नहीं था। वही सीरत की ऐसी हालत देख कुहू की आंखों में आंसू भर गया था। वो आज तक अपनी सीरत को बस हंसते मस्ती और गड़बड़ करते हुए देखी थी, पर अचानक से उसकी सीरत पूरी बदल सी गई। वो अपने आंखों में आए आंसू को पोंछ सीरत का नाम ली, सीरत। तभी सीरत अपने होश में आ अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ले आई। तभी कुहू उसके तरफ जूस बधाई तो सीरत बोल पड़ी, मुझे नहीं पीना जानू। ये सुन कुहू उसे गुस्से में देखी तो वो आखिर में जूस ले ली, पर जैसे ही एक घुट पी उसे अपने पेट में तेज दर्द होने लगा। उसके होंठ से जूस का ग्लास छूट बेड पर जा गिरा और वो अपने पेट को कसके पकड़ ली। ये देख कुहू घबरा चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो घबराते हुए अपने फोन को ढूंढने लगी, फिर जब उसे अपना फोन मिला तो वो अपना फोन होंठ में ले किसे कॉल करे। वो हड़बड़ाहट में सोचने लगी थी, उसे शुरुआत में ही सीरत के एसएक्स का नंबर दिखा तो वो झट से उसे कॉल कर दी। अबीर इस वक्त सोया नहीं था, बल्कि वो अपना काम करते हुए सीरत के बारे में ही सोच रहा था। जब अबीर का फोन बजा तो वो अपना फोन उठा, स्क्रीन पर कुहू का नाम देख कॉल रिसीव कर लिया। तभी उसे कुहू का घबराया आवाज आया, सीरत सीरत। वो रोते घबराते हुए बस सीरत का नाम लिए जा रही थी। तभी अबीर चिंतित हो पूछ पड़ा, क्या हुआ सीरत को? कुहू सीरत के तरफ देखी, पेट पकड़े ही वो बेहोश हो चुकी थी। कुहू रोते हुए आगे बोली, उसे बहुत दर्द दे रहा था, फिर वो बेहोश हो गई। घर पर कोई नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सीरत को हॉस्पिटल कैसे ले जाऊं। ये सुन अबीर पूछ पड़ा, सीरत तुम्हारे घर पर है? हाँ। कुहू ने जैसे ही हाँ किया, अबीर फोन कट कर झट से उठ भागते हुए कार का चाबी ले कमरे से बाहर जा अपने मेंशन से बाहर निकलते हुए ही अपने पर्सनल डॉक्टर को फोन कर दिया। जैसे ही डॉक्टर ने कॉल उठाया अबीर लोकेशन बता दिया, फिर अपने कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर रफ्तार से भगाते हुए कुहू के घर जाने लगा। वही अक्ष को अजीब सा बेचैनी हो रहा था, और ये बेचैनी बार बार उसे कह रहा था सीरत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ रफ्तार से कार चलाते हुए वो कुछ ही वक्त में कुहू के घर पहुंच घर का बेल बजाया तो कुहू भागते हुए जा अपने घर का दरवाजा खोल दी। तभी कुहू को रोता देख अबीर पूछा, सीरत? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस सवाल पर कुहू उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। अबीर उसके साथ उसके कमर में जा जब सीरत का हालत देखा तो उसे अक्ष पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो सीरत के पास जा उसके होंठ को पकड़ उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। तब तक डॉक्टर भी आ गया तो दूसरी बार बेल बजा तो अबीर कुहू से बोल पड़ा, डॉक्टर होगा। ये सुन कुहू डॉक्टर को लेने चली गई। फिर डॉक्टर के साथ कुहू अपने कमरे में आई। डॉक्टर ने सीरत का चेकअप कर उसके मिस्कैरेज का बात और उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया। ये जान अबीर और कुहू दोनों ही हैरान थे। कुहू को लगता था अक्ष सीरत से प्यार करता है, क्योंकि जैसा फिक्र अक्ष सीरत के प्रति दिखाता था वो एक प्यार करने वाला ही दिखा सकता था। पर इतना कुछ जानने के बाद उसे अब यही लगने लगा, सीरत सही थी, अक्ष सिर्फ अपने परिवार का बदला ले रहा था सीरत से। डॉक्टर सीरत का चेकअप कर लिया तो कुहू डॉक्टर को बाहर तक छोड़ दी। वही अबीर सीरत के पास उसके होंठ को थाम बेहोश पड़ी। सीरत को कुछ देर तक प्यार से निहारा, फिर उसे निहारते हुए ही बोल पड़ा, वो तुमसे इतना नफरत करता, अपने नफरत में वो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम्हें उससे ही क्यों प्यार है?
कुहू डॉक्टर को छोड़ अंदर ही आ रही थी, पर जब अबीर के बातों को सुनो तो वो अबीर को सीरत के साथ अकेले वार्ड बीतने के लिए छोड़ दी। चैप्टर 47 कुहू के घर के पास रहना। कुहू को लगता था अक्ष सीरत से प्यार करता है, क्योंकि जैसा फिक्र अक्ष सीरत के प्रति दिखाता था वो एक प्यार करने वाला ही दिखा सकता था। पर इतना कुछ जानने के बाद उसे अब यही लगने लगा, सीरत सही थी, अक्ष सिर्फ अपने परिवार का बदला ले रहा था सीरत से। डॉक्टर सीरत का चेकअप कर लिया तो कुहू डॉक्टर को बाहर तक छोड़ दी। वही अबीर सीरत के पास उसके होंठ को थाम बेहोश पड़ी। सीरत को कुछ देर तक प्यार से निहारा, फिर उसे निहारते हुए ही बोल पड़ा, वो तुमसे इतना नफरत करता, अपने नफरत में वो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम्हें उससे ही क्यों प्यार है। कुहू डॉक्टर को छोड़ अंदर ही आ रही थी, पर जब अबीर के बातों को सुनो तो वो अबीर को सीरत के साथ अकेले वक्त बीतने के लिए छोड़ दी। दूसरी तरफ अक्ष सीरत के लिए परेशान हुए जा रहा था, तो वो सीरत को दोस्त कुहू के घर के पास जा अपना कार साइड में लगा कार के अंदर बैठे ही मेंशन को देखने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वही दूसरे तरफ उसका होंठ थामे अबीर सिर बेड पर रख सो गया। ये रात धीरे धीरे बीतने लगा था। सुबह का वक्त हो गया। अक्ष अब भी वही बार के अंदर बैठा था। वही अबीर से पहले सीरत का नींद खुलने लगा, तभी उसे अपने होंठ में किसी का होंठ महसूस हुआ। वो होंठ अक्ष का तो नहीं था। ये सोच वो झट से अपने होंठ को झटके से उससे दूर कर फाटक से अपने आंखों को खोल किनारे में चल गई। वही अबीर का भी नींद खुल चुका था। सीरत के ऐसे करने से वो अपने आंखों को खोल उसे घबराया हुआ देख बोला, मैं हूँ सीरत। अबीर के सामने होने से सीरत को राहत मिला। वही अबीर उसके तरफ देख प्यार से पूछा, तुम्हारा तबीयत अब कैसा है। अबीर के सवाल का जवाब सीरत दबे स्वर में से दी, ठीक है। ये सुन अबीर को राहत मिला। तभी सीरत बेड से उतर खिड़की के पास चली गई। उसे अभी बस अकेले रहना था, वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। सीरत के बर्ताव से अबीर को समझ आ रहा था, तो वो उसे अभी डिस्टर्ब ना करते हुए उसे रूम में अकेला छोड़ चला गया। वही सीरत खिड़की के पास जा खड़ी हुई तो बाहर कार में परेशान बैठा अक्ष को सीरत का चेहरा फाइनली दिखा। उसके चेहरे को देखने के बाद अक्ष को राहत मिला था। वो बस सीरत को देखने लगा। वही सीरत अपने ही किसी सोच में गुम थी। वही दूसरी तरफ बड़े से विला के बड़े के कमरे के दरवाजे के पास धीर खड़ा हो दरवाजा नॉक करते हुए बोला, जानवी, मुझे तुम्हारे पीछे अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम 5 मिनट में नहीं निकली तो देख लेना। इतना कह धीर हॉल जाने लगा। वही ये धमकी सुनते ही जानवी अपना मुंह बना जल्दी से रेडी हो कमरे से निकल नीचे चली गई। फाइनली जानवी आ चुकी थी तो वो खड़ा हो अपने खादुश आवाज में बोला, चलो। ये सुन गुस्से में जानवी उसके पीछे पीछे जाने लगी थी। चैप्टर 48 मोक्ष को सुनाना। वो बस सीरत को देखने लगा। वही सीरत अपने ही किसी सोच में गुम थी। वही दूसरी तरफ बड़े से विला के बड़े के कमरे के दरवाजे के पास धीर खड़ा हो दरवाजा नॉक करते हुए बोला, जानवी, मुझे तुम्हारे पीछे अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम 5 मिनट में नहीं निकली तो देख लेना। इतना कह धीर हॉल जाने लगा। वही ये धमकी सुनते ही जानवी अपना मुंह बना जल्दी से रेडी हो कमरे से निकल नीचे चली गई। फाइनली जानवी आ चुकी थी तो वो खड़ा हो अपने खादुश आवाज में बोला, चलो। ये सुन गुस्से में जानवी उसके पीछे पीछे जाने लगी थी। धीर जानवी के लिए कार का दरवाजा खोल दी तो जानवी अपना सड़ा सा मुंह बना कार के अंदर जा बैठ गई। वही दूसरी तरफ धीर जा ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर कार चलाने लगा। तभी जानवी का बना मुंह देख धीर पूछ पड़ा, क्या कॉलेज में कुछ हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह। जानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी धीर इरिटेट हो कार साइड में रोक दिया तो जानवी उससे देखने लगी। तभी धीर अपने सीट बेल्ट को खोल उसके करीब जा गुस्से में कठोरता से बोला, मुझे तुम्हारा ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैं तुमसे कोई क्वेश्चन करूं तो मुझे आंसर मिलना चाहिए। जानवी के आंखों से आंसू आने लगा। जानवी को रोता देख धीर का पूरा गुस्सा ही छीमंतर हो गया। वो उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख उसके आंसू पोंछे हुए बोला, सॉरी यार, मैं तुम पर बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, बस रोना बंद करो। जानवी सडनली धीर के गले से लग गई। जानवी के ऐसे करने से धीर हैरान था, साथ ही उससे समझ नहीं आ रहा था जानवी को हुआ क्या है। जानवी बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, जब तक बहुत बड़ा कुछ ना हो वो कभी नहीं रोती। धीर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम। जानवी रोते हुए ही बोलने का कोशिश की, मेरा गा। इतना कह वो कुछ नहीं बोली, बस उससे दूर हो बोल पड़ी, मुझे बस मम्मा डैडी का याद आ रहा है। मम्मा दादी जानवी धीर के मॉम डैड को बोलती थी।
ये सुन धीर के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, पर उसे इतना समझ आ रहा था बात कुछ और है। वो आगे कुछ न पूछ सीट पर अच्छे से बैठ कार स्टार्ट कर दिया और कार रफ्तार से चलाते हुए कुछ ही वक्त में कॉलेज के पास आ रुक गया। जानवी कार से बाहर निकल कॉलेज के अंदर जाते हुए इधर उधर देख रही थी। धीर को कुछ ठीक नहीं लगा तो वो भी कार से बाहर निकल कॉलेज के अंदर जाने लगा। दूसरी तरफ सीरत जब खिड़की से चली गई तो अक्ष भी वापस मेंशन लोग आया था। जब वो मेंशन आया तो अक्ष का हालत देख मोक्ष, नकुल, रूहानी को बहुत टेंशन होने लगा। अक्ष किसी के तरफ देखे बिना ही अपने कमरे में चला गया। वहीं मोक्ष को शूटिंग में जाना था, पर वो आज का शूटिंग कैंसिल कर घर पर ही रुक गया। पर नकुल को कंपनी जाना हो पड़ता तो वो मोक्ष को अक्ष भाई का ध्यान साथ ही कुछ भी हो तो उससे बताए। इतना कह वो कंपनी के लिए निकलने लगा। उसने जाते वक्त रूहानी के तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वही उसके मुड़कर ना देखना से रूहानी को बहुत बुरा लगा। रूहानी के उदास चेहरे को देख मोक्ष बोल पड़ा, अक्ष भैया ने जो भी किया है वो गलत नहीं है। आहार उनके जगह मैं नकुल भी होते तो ऐसा ही करते, क्योंकि सीरत के डेट के वजह से ही हम सबने अपनों को खोया है। रूहानी, तुमने इस बार भैया के जगह सीरत को चुन गलत किया है। इतना कह वो अपने भाई के रूम जाने के लिए अपने कदम को जैसे ही आगे बढ़ाया, रूहानी बोल पड़ी, मोक्ष भाई, सीरत के डेड ने जो किया उसका सजा सीरत को क्यों मिलना, और इसमें आने वाले बच्चे का क्या गलती था। वैसे मैं आपसे बोल ही क्यों रही हूँ, आज तक आपने पलक के साथ भी तो ऐसा ही किया है। उसका तो कुछ गलती भी नहीं, बस यही गलती है कि वो आपकी तरह अमीर नहीं है। इतना कह वो भागते हुए चली गई। रूहानी का आखिरी शब्द मोक्ष के दिल पर जा लगा। वो अपने अक्ष भाई के कमरे में जाने की जगह अपने कमरे में जा बैठ बचपन से जो पलक के साथ किया था वो सब याद करने लगा। तभी वो अपने फोन को निकाल कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल पलक का कॉन्टैक्ट निकाल कुछ देर तक नंबर को देखने के बाद कॉल लगाया। पलक अपने क्लास में बैठी थी। जैसे ही उसका फोन वाइब्रेट किया वो अपने फोन को निकाल बेंच के नीचे से अपना फोन कर देखी। मोक्ष का कॉल आता देख पलक हैरान थी, क्योंकि वैलेंटाइन डे के रात के बाद ना ही मोक्ष उससे मिलने आया, कभी ना कॉल किया और ना ही कभी उसका कॉल उठाया। उस दिन पलक को लगा था अब दोनों के बीच प्यार का शुरुआत होगा, पर प्यार क्या, दोनों के बीच इतना दूरी आ गया कि वो उसे महसूस करना चाहती थी पर कर तक नहीं पा रही थी। कॉल आता देख पलक के आंखों में आंसू भर गया। वही अमानत ने जब पलक के फोन स्क्रीन पर मोक्ष का कॉल आता देखी तो उसके होंठ से फोन ले कॉल कट कर दी। दिन रात अमानत अपनी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड को रोते हुए देखी थी। अब वो नहीं चाहती थी उसके मोक्ष भाई के कारण पलक रोवे। वही अमानत के ये करने से पलक उसे देखने लगी। तभी अमानत बोल पड़ी, अब और तकलीफ खुद को मत दे पलक, मोक्ष भाई को भूल आगे बढ़। इतना कह वो उसका फोन उसके तरफ बढ़ा दी। वही प्रोफेसर जब दोनों को बात करते हुए देखे तो गुस्से में बोले, तुम दोनों को अगर बात ही करना है तो क्लास से बाहर जाकर करो। प्रोफेसर का बातें सुन दोनों ने साथ ही सॉरी बोला। वही दूसरी तरफ मोक्ष का कॉल पलक कट की तो ये देख उसे बहुत गुस्सा आने लगा, पर तभी उसे याद आया उसने भी तो कई दफा उसका कॉल कट किया है। ये याद आते ही उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वही दूसरी तरफ बड़े से कॉलेज के म्यूजिक रूम में वही अंधी लड़की अकेले बैठी थी। तभी अपने होंठ में 2 फॉर्म ले अंधी लड़की के पास वो लड़की आ बोली, मैं फॉर्म भर देती हूँ, ठीक है। तभी वो अंधी लड़की बोल पड़ी, पंखुड़ी, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ये सुन पंखुड़ी फॉर्म भरते हुए बोली, पहली बार लाइव जाने वाले तो डर लगना लाजमी है इबादत। उस आंधी लड़की का नाम इबादत था कि पंखुड़ी रोबिन की बेटी के साथ साथ इबादत की बेस्ट फ्रेंड थी। चैप्टर 49 जॉब ढूंढने का थाना। प्रोफेसर के बातों को सुन दोनों ने साथ ही सॉरी बोला। वही दूसरी तरफ मोक्ष का कॉल पलक कट की तो ये देख उसे बहुत गुस्सा आने लगा, पर तभी उसे याद आया उसने भी तो कई दफा उसका कॉल कट किया है। ये याद आते ही उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वही दूसरी तरफ बड़े से कॉलेज के म्यूजिक रूम में वही अंधी लड़की अकेले बैठी थी। तभी अपने होंठ में 2 फॉर्म ले अंधी लड़की के पास वो लड़की आ बोली, मैं फॉर्म भर देती हूँ, ठीक है। तभी वो अंधी लड़की बोल पड़ी, पंखुड़ी, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ये सुन पंखुड़ी फॉर्म भरते हुए ही बोली, पहली बार लाइव जाने वाले तो डर लगना लाजमी है इबादत। उस आंधी लड़की का नाम इबादत था और पंखुड़ी रोबिन की बेटी के साथ साथ इबादत की बेस्ट फ्रेंड थी। पंखुड़ी ने फॉर्म भर दिया, फिर खड़ी हो बोली, चल इबादत। ये सुन इबादत झट से पूछ बड़ी, कहाँ पंखु।
इबादत के होंठ को पकड़ पंखुड़ी अपने साथ ले जाते हुए बोली, जाने मन बस फॉर्म भरना नहीं होता है, सबमिट भी करना पड़ता है। ये सुन इबादत ने आगे कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ चलने लगी। कॉलेज से बाहर निकल पनखू ऑटो रोक दी, फिर दोनों ही ऑटो में जा बैठ गई। वही दूसरी तरफ रूहानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नकुल से उसका बात बंद था और आज वो मोक्ष भाई से भी बुरे तरीके से बात की। आखिर में वो परेशान ही मेंशन से बाहर निकल कार के पास गई तो ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोल दिया। ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला तो रूहानी कार के अंदर जा बैठ गई। ड्राइवर कार का दरवाजा बंद कर दिया, फिर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। तभी रूहानी ने उसे बता दिया उसे जाना कहाँ है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। आधा घंटा बीत चुका था। रूहानी का कार बड़े से मेंशन के सामने जा रुका। रूहानी कार से उतर मेंशन के अंदर चली गई। वही दूसरी तरफ बड़े से कमरे के अंदर इवान बैठा हुआ था। उसके आंखों में कोई भाव नजर नहीं आ रहा था उस वक्त। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो इवान अपने कठोर आवाज में बोला, दरवाजा खुला है। ये सुन रूहानी दरवाजा खोल दी। दरवाजे पर खड़ी रूहानी को देख इवान का सख्त चेहरा नर्म हो गया और वो खड़ा हो बोला, रूहानी तुम आओ अंदर। ये सुन रूहानी अंदर आ गई तो इवान उससे बैठने को बोल दिया, बैठ जाओ रूहानी। रूहानी इवान के बेड पर जा बैठ गई। वही इवान पूछ पड़ा, कुछ लोगी, जूस कॉफी या कुछ खाओगी? रूहानी ने मना करते हुए कहा, इवान ये सब का कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये सुन इवान को बहुत अच्छा लगा। वो रूहानी के बगल में बैठ पूछा, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और नकुल के बीच? ये सुन रूहानी ने अपने चेहरे को हाँ में हिला पूछी, क्या तुम भी? प्रश्नवाचक चिन्ह। इवान को सब कुछ पता था। रूहानी अपने सवाल को पूरा करती इससे पहले ही इवान रूहानी के होंठ में अपना होंठ रख बोला, मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर कुछ नहीं है। रूहानी पर सीरत के साथ गलत हुआ है, पर सीरत के वजह से अपने और नकुल भाई के बीच कॉन्फ्लिक्ट कर कोई फायदा नहीं है। नकुल भाई से बात करो, वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। रूहानी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। एक इवान ही था जिससे रूहानी सब कुछ शेयर कर सकती थी। वही इवान भले रूहानी को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता, पर वो कभी भी अपने प्यार को दोस्ती के बीच नहीं आने देता था। रूहानी मुस्कुरा तो रही थी, पर अभी ये मुस्कान में अब भी उदासी भरा हुआ था। ये देख इवान रूहानी के तरफ देख पूछा, मेरा नया सॉन्ग सुनना चाहती हो? ये सुन रूहानी ने झट से हाँ बोल दिया। रूहानी को इवान का गाना बहुत सुकून पहुंचाता था। इवान खड़ा हो अपने गिटार के पास जा गिटार को अपने होंठ में ले रूहानी के अपोजिट साइड चेयर लगा, उसमें जा बैठ गिटार को अपने होंठ में सेट कर गिटार के धुन को बजाते हुए रूहानी के तरफ देखते हुए गाना शुरू किया। तुझसे इश्क मुझको कुछ ऐसा हो गया, तुझसे इश्क मुझको कुछ ऐसा हो गया, दिल की हर जगह पे तू धड़कने लगा, बिन तेरे सांस भी लेनी नहीं मुझको काफी, तू जीने को कह दिया है अब तुझको, रात दिन बस यही मांगू मैं ये दुआ, बस एक तेरा मैं होके सारी दुनिया से है लड़ जाना, तेरे इश्क में माही में तो कुछ भी हाँ कर जाना, रात दिन बस यही मांगू मैं ये दुआ, बस एक तेरा मैं होके सारी दुनिया से है लड़ जाना, तेरे इश्क में माही में तो कुछ भी हाँ कर जाना। इश्क अनखियों में है कुछ ऐसा बस तू ही मुझको दिखे हर जगह हो, इश्क अनखियों में है कुछ ऐसा बस तू ही मुझको दिखे हर जगह, दिल गया हार मेरा तेरे पे जानिसार, तू ही मेरा प्यार सोनिए, किया तुझ पे एतबार तेरे बिन मैं बेकरार, आजा मेरे नाल सोनिए, दिल गया हार मेरा तेरे पे जानिसार, तू ही मेरा प्यार सोनिए, किया तुझ पे एतबार तेरे बिन मैं बेकरार, आजा मेरे नाल सोनिए, रात दिन बस यही मांगू मैं ये दुआ, बस एक तेरा मैं होके सारी दुनिया से है लड़ जाना, तेरे इश्क में माही में तो कुछ भी हाँ कर जाना, बस एक तेरा मैं होके सारी दुनिया से है लड़ जाना, तेरे इश्क में माही में तो कुछ भी हाँ कर जाना। माही। इवान गाना बंद कर दिया था पर रूहानी की आंखें अब भी बंद था। इवान उसके बंद आंखों को देखते हुए बोला, काश तुम्हें अपना बना सकता। वो अपने मन में बोला ही था, वही रूहानी अपने आंखों को धीरे से खोल मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे गानों में मैं तो डूब ही जाती हूँ। रूहानी के बातें को सुन इवान उसके नजरों को देखते हुए बोलता, और मैं तुम्हारे नजरों में। ये सुन हैरानी से रूहानी इवान की तरफ देखी, तभी इवान मुस्कुराए हुए बोला, इतनी प्यारी आंखें हैं कोई भी डब जाए। इवान की बातों को सुन रूहानी हमेशा एक दोस्त की तरह ही लेटी थी। दोनों इधर बातें करने लगे। वहीं नकुल को पता चल रूहानी इवान के पास गई है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसे इवान का पता था वो कभी भी अपना लिमिट क्रॉस नहीं करेगा और रूहानी का भी पता था, वो सिर्फ उसे दोस्त समझती पर फिर भी नकुल को उसका इवान से मिलना पसंद नहीं था, वो गुस्से पर पागल हुए जा रहा था। वही सीरत ने सोच लिया था, आज से वो पुराने हर यादों को भूल अपने जिंदगी का नया शुरुआत करेगी। उसने पास पैसे तो थे नहीं तो उसने अपना कॉलेज छोड़ने का डिसाइड कर अपने लिए जॉब ढूंढने का सोचो। जब उसने ये बात कहू अबीर से कहा तो अबीर ने उसे अपने कंपनी में काम करने का ऑफर दिया पर सीरत साफ मना कर बोली, मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ अबीर। ये सुन अबीर ने उसे फोर्स नहीं किया, वही सीरत खड़ी हो पूरे डेडिकेशन के साथ जॉब ढूंढने के लिए उठी पर तभी कुहू पूछ पड़ी, पर तू जॉब ढूंढने जाएगी कहाँ? कुहू के सवाल पर सीरत मुस्कुरा बोली, जहां किस्मत ले जाएगा। ये सुन कुहू भी खड़ी हो बोली, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सीरत ने कुहू को साथ चलने से मना कर दी, तभी अबीर बोल पड़ा, मुझे भी अब जाना हो है, मैं तुम्हें एटकिस्ट मैन रोड तक छोड़ दूं। ये सुन सीरत ने ठीक है कह दिया, फिर कुहू को बाय बोल अबीर के साथ निकल गई। चैप्टर 50 वीडियो। वही सीरत ने सोच लिया था, आज से वो पुराने हर यादों को भूल अपने जिंदगी का नया शुरुआत करेगी। उसने पास पैसे तो थे नहीं तो उसने अपना कॉलेज छोड़ने का डिसाइड कर अपने लिए जॉब ढूंढने का सोचो। जब उसने ये बात कहू अबीर से कहा तो अबीर ने उसे अपने कंपनी में काम करने का ऑफर दिया पर सीरत साफ मना कर बोली, मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ अबीर। ये सुन अबीर ने उसे फोर्स नहीं किया, वही सीरत खड़ी हो पूरे डेडिकेशन के साथ जॉब ढूंढने के लिए उठी पर तभी कुहू पूछ पड़ी, पर तू जॉब ढूंढने जाएगी कहाँ? कुहू के सवाल पर सीरत मुस्कुरा बोली, जहां किस्मत ले जाएगा। ये सुन कुहू भी खड़ी हो बोली, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सीरत ने कुहू को साथ चलने से मना कर दी, तभी अबीर बोल पड़ा, मुझे भी अब जाना हो है, मैं तुम्हें एटकिस्ट मैन रोड तक छोड़ दूं। ये सुन सीरत ने ठीक है कह दिया, फिर कुहू को बाय बोल अबीर के साथ निकल गई। वहीं दूसरी तरफ नकुल इवान के मेंशन पहुंच अपने कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जा इवान के रूम जा बिका नोक किया दरवाजा पर एक लात से मारा, जिस कारण दरवाजा धड़ाम से जा खुला। दरवाजे के पटकाने से दोनों दरवाजे के तरफ देखे। नकुल के गुस्से को देख रूहानी झट से खड़ी हो गई, वही इवान भी खड़ा हो हमेशा की तरह नॉर्मल बोला, नकुल भाई आइए अंदर। ये सुन नकुल अंदर आ रूहानी की तरफ कठोरता से देख बोला, जाओ कार में जाकर बैठो। ये सुन रूहानी जाने को थी तभी इवान बोल पड़ा, तुम भाई की गर्लफ्रेंड हो। इतना कह अपने भाई के तरफ देख आगे बोला, पर भाई आप रूहानी को अपने पेट की तरह ट्रीट करते हो। ये सुन रूहानी को बहुत बुरा लगा, वही नकुल गुस्से में अपने भाई को देख बोला, गर्लफ्रेंड बनने से पहले ये मेरी पेट है। इतना कह वो मुड़ रूहानी के पास जा उसका हॉन्ट पकड़ उसे अपने साथ ले बाहर ले जाने लगा। वही दोनों को जाता देख इवान खुद में ही धीरे से बोला, नकुल भाई के नजरों में तुम्हारा कोई अहमियत नहीं, फिर भी तुम मेरे जगह नकुल भाई को चुनी। इतना कह वो गिटार ले बेड पर बैठ गिटार बजाने लगा। वही दूसरी तरफ रूहानी को अपने साथ बाहर अपने कार के पास ले आ कार का दरवाजा खोल उसके तरफ कठोरता से देखा तो रूहानी कार के अंदर जा अपने सिर को झुका बैठ गई। वहीं नकुल दूसरे तरफ जा ड्राइविंग सीट पर बैठ उसके तरफ देख बोला, सीट बेल्ट लगाओ। पर रूहानी कुछ ना सुन अपने सिर को झुकाए रही, तभी गुस्से में उसके करीब जा उसके चेहरे को ऊपर किया। तभी रूहानी के नम आंखों को देख वो गुस्से से उससे अपने कठोर आवाज में पूछ पड़ा, बुरा लग रहा है इवान के पास से तुम्हें ले आया तो? नकुल के बातों को सुन रूहानी उसके आंखों में देख बोली, बुरा इस बात से नहीं लगा, बुरा लगा ये जानकर कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ पेट हूं। इतना कह नकुल के होंठ को झटक दी। वही रूहानी के बातों को सुन नकुल कुछ ना बोल उसके सीट बेल्ट को निकाल लगाने को हुआ, तभी रूहानी उसके होंठ से सीट बेल्ट ले बोली, पेट के मालिक को ये सब करने का जरूरत नहीं है। नकुल को खुद के कहे शब्द पर अब गुस्सा आने लगा, पर क्या करता, रूहानी को जब भी इवान के साथ देखता था तो उसका पारा गर्म हो जाता था। नकुल कुछ ना बोल अपने सीट में अच्छे से बैठ सीट बेल्ट लगा कार स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ धीरा भी जानवी के कॉलेज में था। जानवी स्विमिंग कंपटीशन के लिए स्विम कर रही थी। जब उसका हो गया तो वो स्विमिंग पूल से निकल अपने कपड़े बदलने के लिए जा रही थी, तभी वो लड़के उसके पास आ बोले, बहुत हॉट दिख रही हो इस कपड़े में, वैसे आज तैयार होना। ये सुन जानवी घबरा गई, उसके आंखों में आंसू भर चुका था। वो अपने नम आंखों से उन लड़कों के तरफ देख बोली, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ये सुन लड़का उसके करीब जा बोला, सेक्सी या तो पैसे दो या फिर खुद को
दूर छिपा हुआ धीर उन लड़कों की तरफ अपने कठोर नजरों से देख रहा था, पर धीर को ये समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या है उन लड़कों के पास जिस कारण जानवी इतनी डरी हुई है। वही जानवी बोल पड़ी, मुझे बस कुछ टाइम दो, तुम्हें पैसे दे दूंगी, पर तुम फिर डिलीट कर दोगे ना। हाँ मेरो जान। ये सुन जानवी को थोड़ा राहत मिला। फिर वो लड़का आगे बोल पड़ा, पर तुम्हारे पास सिर्फ शाम तक का टाइम है, नहीं तो मैं लिख कर दूंगा। ये सुन जानवी घबराते हुए बोली, प्लीज लिख मत करना, मैं शाम तक दे दूंगी। ये सुन वो लड़के जाने का रास्ता दे दिए। जानवी के जाने के बाद उसका दोस्त पूछ पड़ा, क्या तू सच में डिलीट कर देगा? ये सुन वो लड़का अपने गाल पर अपना हानि रख बोली, इसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे थप्पड़ मारा है, सिर्फ पैसा के बदले उस थप्पड़ को भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, इसके साथ तो अभी हम सब एंजॉय भी करेंगे। लड़के का बात सुन धीर को बहुत गुस्सा आने लगा। वो लड़के जाने वाले थे, तभी धीर उनके सामने आ गया। धीर को ऐसा कोई नहीं था जो जानता ना हो। धीर को देख सभी लड़के हैरान थे। धीर सभी के तरफ कठोरता से देखा तो सब डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था धीर यहाँ क्यों आया है। तभी धीर बहुत शांति से पूछा, किस लिए जानवी को ब्लैकमेल कर रहे हो? ये सवाल सुन सभी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि अनाथ जानवी का कनेक्शन धीर जैसे बड़े इंसान के साथ होगा। किसी ने कुछ नहीं कहा तो धीर अपने होंठ को उस लड़के के गले के पास ले जा दबा दिया। धीर के ऐसा करने से सभी उसे उसके दोस्त से दूर करने लगे, पर उसके गर्दन को पकड़े ही कठोरता से बोला, जानवी के साथ कुछ गलत हो इससे पहले मैं तुम सबको इस दुनिया से ही दूर कर दूंगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ। धीर के गुस्से वो बातों को सुन और अपने दोस्त का सांस न लेने के वजह से लाल होता चेहरा देख उस ग्रुप में एक लड़का बोल पड़ा, जानवी का कपड़ा बदलते हुए वीडियो है हमारे पास। ये सुन धीर का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं रहा। वो उस लड़के को जमीन पर कसके पटक दिया, जिस कारण उसका माथा फट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। ये देख सभी घबरा गए। वही धीर अपने होंठ को आगे कर बोला, किसके पास है वो वीडियो? ये सुन सबके सब जमीन पर गिरे। घायल लड़के की तरफ इशारा किया तो धीर उसके कॉलर को पकड़ उसे पुल में डूबा ऊपर किया तो लड़के को थोड़ा होश आया। तभी धीर कठोरता से पूछा, कहाँ है वीडियो क्लिप? मेरे फोन। इतना कह वो बेहोश हो गया तो धीर उसे छोड़ उसके बॉडी को सर्च कर उसका फोन निकाल खड़ा हो बाकी के तरफ देख बोला, तुम सब भी मुझे अपना फोन दो। ये सुन सभी झट से फोन निकाल दे दिया। सबका फोन ले धीर बोल पड़ा, अपने दोस्त को डॉक्टर के पास ले जाओ। इतना बोल वो वहां से जाते हुए अपने असिस्टेंट को कॉल कर कॉलेज में जो हुआ उस मैश को क्लियर करने का बोल सबका फोन चेक करने लगा, किसके किसके फोन में वो वीडियो है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।